it is privilege, for others it's right. The difference between darkness and future, that is bright. Some feel a burden while others think a gift. The key to moving forward and to give you life a lift. School may not be calling you. Look beyond its doors. The world can be a teacher, many adventures in its store. Education sprouts in many forms, depending upon you, how you look at it. Our views of it, what should be like, and how it should be materialized, depends on our value of it and experience with it. Education Education is not bound to books or schools. In fact, every individual have their own perspective of learning and knowledge. Education is a learning experience from which people gain knowledge. Education can come in all forms, and we can learn essential information from any skills, anytime, anywhere. The scope, of course, is very vast. As far as learning is concerned, your education keeps on growing. And education, of course, is a purpose to replace an empty mind with an open mind. हम सबको मालूम है, हम स्कूल्स गए हैं, स्कूल्स में पढ़ाई की है, लेकिन एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स या कॉलेजेस तक खत्म नहीं होती है. Till the time we are alive, our learning keeps on going. And with the same thought now, I hand over it to Sureshji for the show to begin. Sureshji. Yes. नमस्कार. नमस्कार. वहाँ के सब सुबह के भाइयों और बहनों, आज शिक्षा और शिक्षार्थी के दूसरे चरण में मैं अपनी टीम के साथ सबका स्वागत करती हूँ. हर काम जो है प्रभु चिंतन और देवी पूजन से किया जाता है. मैं भी शिक्षा की देवी सरस्वती के श्लोक और प्रार्थना करूंगी और इसके बाद वैदिक मंत्र जो शिक्षा के महत्व को बताते हैं उन्हें. शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापिनी विद्यादानं अभेदानं हस्ते स्फटिक मालिकां बुद्धि प्रदां शारदां 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 वीणा की झंकार सुनमा वीणा की झंकार सुनमा 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 उत्पल श्वेत निवासिनी अम्बे उत्पल श्वेत निवासिनी अम्बे श्वेत दुकूल विलासिनी अंगे जय 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 जगदम्बे जय जगदम्बे सेवित पाद विभूत वृंद से सुषमामित निसा सुनना वीणा की झंकार अल्पहूँ अंश कबहूँ कोई पावे अल्पहूँ अंश कबहूँ कोई पावे कलिमल गति शुच वह हो जावे संविद दायिनी दुरित नसाए दुरित नसाए हे मम मानस कमल कमुदिनी नित बन मम श्रृंगार सुनना वीणा की झंकार. इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अनंत है. इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है. हमारे वेदों में शिक्षा के महत्व के लिए असंख्य श्लोक हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी धन से बड़ा विद्या धन है. विद्या धन सर्वधन प्रधानम.
अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् मित्रस्य कुतः सुखम्। आलसी इंसान को विद्या कहाँ, विद्या विहीन को धन कहाँ, धन विहीन को मित्र कहाँ और मित्र विहीन को सुख कहाँ। कहने का तात्पर्य है कि विद्या ही सभी सुखों को लाने वाली है। नास्ति विद्या समो बंधु नास्ति विद्या समय सुहृद नास्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समम सुखम। विद्या जैसा कोई बंधु नहीं, विद्या जैसा कोई मित्र नहीं, विद्या की तुलना में अन्य कोई धन या सुख तुलना कर ही नहीं सकता। अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती वेतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। हे सरस्वती, तेरा खजाना सचमुच अवर्णीय है। खर्च करने पर ये बढ़ता है और संभालने से ये कम हो जाता है। क्षणशः कणशः चाएव विद्यामर्थं च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए और एक कण कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गवाने से विद्या कहाँ और कण को गवाने से धन कहाँ इकट्ठा होगा। विद्या ददाति विनयम् विनया ददाति पात्रताम् पात्रत्वात् धर्ममाप्नोति धनात् धर्मे ततः सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता और योग्यता से धन और धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। आदि काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा को अमृत का साधन माना गया है। सविद्या या विमुक्तय का मंत्र हमारी संस्कृति में ही मिलता है। इस तरह हमने जाना कि शिक्षा अनंत है, शिक्षा कल्प वृक्ष है और कामधेनु बनकर हमारा कायाकल्प ही कर देती है। हमारा चिंतन व्यवहार में सब शुद्धता ला देती है। इस तरह ये मैं पूजा करके अब अपने व्यूज और अनप्रिव्यूज का सेशन शुरू करती हूँ, जिसमें मेरे एट द वेरी फर्स्ट स्पीकर I call upon Mr. Avinash Sahai, a very well-read and globally informed personality, to give an educative talk about his experiences in school life. Sir, Avinash, sir. Ladies and gentlemen, I come from Allahabad. And I went to a school, boys' high school, 1949 to 1958. I wonder some of the people here may not have been born then. And I'll give you an instance, and what I'm going to talk to you, how to educate yourself, and what were the essential criterion which helped me. In 2005, I went to Amarnath, and we had a group of about 13 people. And there was a gentleman, Mr. Ajit Patel, who I had met. And he gave me an address that he stays in New York. So in 2014, on the 13th of July, I was going to my daughter's place and I asked him to pick me up, and I wanted to spend 2 days with him. Now he stays in Connecticut, New Haven, which is around an hour's journey from New York. And he stays in the Yale campus. Now, as soon as I entered the university, the entire city is the university. I actually walked on hallowed grounds. I could breathe the fresh air of education
where Bill Clinton and Barack Obama were people from the Yale University. Next morning, on the 14th of July, he took me to Boston. Now, while going to Boston, I saw MIT, Harvard Medical School, Harvard Business School, Columbia, and all the Ivy colleges. And I said, this is the best experience of my life. Believe me, the hair on my hand stood up because I was in the Mecca of education. Now, youngsters, we students have a duty to ourselves. Instead of wasting the spring of youth in follies and futilities, we should emulate the learnings of learned men, follow the footsteps of explorers of new fields of knowledge. The air we breathe should be charged with that enthusiasm for truth, that fanaticism for veracity, so that in the fullness of time, we may be able to gather from the tree of life the golden flowers of fame. A student without a sense of discipline is like a ship without a rudder. It sails adrift. It is important that primarily what you are acquiring in that place is knowledge, and knowledge converted into skills. Because what's the point in having knowledge? It needs to be converted into skills. And skills can be converted commercially, financially. If you are a doctor or a lawyer, with all the skills, you can demand any amount of money which you want to aspire. So it's actually, my request is those younger people whose parents can afford to send them outside India, especially in that particular area, what would happen? They would imbibe international experience, something which is unheard of, and you use those knowledge and skills and convert it and do that in your own country. I've been very blessed and I felt extremely good when I came back from there. What actually our country needs are trained and disciplined men, and not a rabble of irresponsible hotheads. This is what Benjamin Disraeli said. The remark is sententious and sums up a whole gospel. It's actually, it gets ingrained into your blood of what you can do. So very, very important. This is an ideal opportunity for youngsters. They've got the best time to concentrate on what you can quickly acquire. And knowledge doesn't end. Every day you learn from experience. So I would feel to discipline yourself. I may not be from the army background, but we've been trained up in school. Like 50 marks for posture. So we used to sit like this. What was taught was something remarkable. And my request would be, send those people out. You come wiser. I'll also tell you, on my return from Boston, I came to New Island Roads, where the majority of the Americans who are multi-billionaires own mansions facing the sea. In fact, the road outside their house is also their own. It's a private road. So when you can acquire skills and knowledge, that's what you have. And what is very much required is not to get upset, have perseverance, have patience and persistence. Sometimes success takes a bit longer. So it's very important to imbibe that in yourself. And I feel very thrilled of what I was taught in my earlier education. Thank you so much. Thank you so much, Avinash. You very well said that patience pays and success sometimes takes time. But then if we bounce back again, it's in our credit. Thank you, Avinash. Thank you so much. Very well said, sir. Very well said. Wonderful. Beautiful. Thank you, sir. Very nice. Very nice, sir. Very well said. Now I shall invite our education expert and an eminent writer,
Mrs. Rashmi Gautam to give a talk on skills of educated elderly people. Kindly come and when Rashmi ji, you're on mute. Hello and good evening to my very young elders who are listening to me right now. My topic for today is skills for an educated elder. I personally believe that difference between taking education and being educated are two different things. As we age, we need to develop certain kind of skills within us. Either we are relaxed, or we are restless, or we are anxious. Sometimes we are confident, sometimes we are very unsure, and sometimes even fearful, or else we are grateful. Now it is for us to decide what we really want to be out of all these things. We have basically three kinds of ages. One is chronological, the other is biological, and the third is psychological. Chronological age is by date of birth, and biological age is by the way you keep your health. Psychological age is how you feel and how old you feel. So biological age we can do nothing about because we are born that way. But chronological age cannot be taken care of. Biological age can be taken care of by keeping yourself healthy, by exercising and looking after your body. Psychological age is also how old you feel. It is upon us how we feel. The day I have to go out somewhere where I like to go, I feel very well that day. We don't stop playing because we grow old. I want to repeat myself. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. If we really see, all of us are into three zones all the time. Either it is an emotional zone, or it is a social zone, or it is a spiritual zone. The emotional zone is love, peace, happiness, and needs of our life. It's within us to work on it. Ladies and gentlemen, 98% of we are mind and 2% is physical. So we should not clutter our minds with unhealthy emotions. We should try to bring positive emotions. Now we come to the social zone. Sometimes some elders feel very lonely because they're moving towards old age. But Dalai Lama said something very nice. Lonely feeling is not the creation of the things around you. It is our own mental attitude and what we do and feel about it. One way of being socially uplifted is by investing in other people's lives. Forget about yourself, try to invest in other people and you will certainly start feeling better. Make friends who talk positive and who are positive people. And there's one thing, elders, if all of us are pleasant to whoever that we meet, we are surely going to get some good vibes from them. The third is the spiritual zone. Faith in God will increase our healing power. Why fear when God is near? Regular prayer also gives you a lot of strength. So be connected to God. Being connected to nature also helps us in our health as well as our mental being. Let us understand what is aging gracefully. We have to keep a few things in mind when we are aging. First of all, we have to stop blaming and complaining. ये तो ज़माना ही खराब है. हमारा ज़माना बहुत अच्छा था. That does not help either us or people around us. Expectation से joy कम हो जाता है. The joy reduces when we have too much expectation from people around us. Looking at everything with a positive mind helps us and also the people who are with us. No long speeches, please, to the youngsters. They might tune off. They might just go away from where you are.
threatening children to get out of the house because it is my house has not been working ever. एक बार ऐसा हुआ था, एक मदर ने लड़के को अपने कहा कि ये मेरा घर है, तुम निकल जाओ, और वो सच में उनका बेटा चला गया. So we have to be very careful on what we speak when we are with the family. Appreciate and encourage youngsters. That will help. Don't stick to old beliefs. हम तो हरदम से ऐसा ही करते हैं. Let us try to change. Remember, power of authority makes more enemies than friends. We need not show authority around us. Best thing is not to sit idle. Let us learn new things. Social service is a very good thing to do. If you get involved in it, you forget about what your age is and what your health is all about. Let us also play some games like Sudoku and puzzles that will keep our mind vibrant and healthy. Don't blame for what happened in the past, because all of us have done our best for our children and for the people around us. Don't help unless you are requested for it. We need not give extraordinary help to people. Do not impose upon other people. Please understand what they are saying. And also no expectation from children. Over expectation is not a good thing. यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी for all the people who have their children abroad. हमारे बच्चे क्या चाहते हैं? वो हमें खुश देखना चाहते हैं. अगर हम यहाँ से उनको छोटी छोटी बातों के बारे में बताते रहेंगे कि हमें ये बीमारी हो, they will not be happy. So unless it is most necessary, we should try to keep it to ourselves. It is very important to understand a little bit of technology also, because that makes you feel good and updated. Spend on everyday comforts. छोटी छोटी चीजें जो आपको कंफर्ट देती हैं उसको जरूर लीजिए. And if possible, spend your money on going for a holiday. Let's remember, you are never too old to set another goal or dream another dream. Don't wait for somebody to bring flowers for you. Plant your own garden and you will be happy. Thank you so much, my young elders. Thank you. Thank you so much, Rashmi ji. I'm sure आपकी इंस्पायरिंग थॉट्स ने अभी तक कुछ लोगों को हॉलीडेज पर थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज देने शुरू कर दिए होंगे. एंड वेरी ट्रूली सेड, उम्राज की रखा है, because age is just a number. That's it. Our mind, our soul should be, equally good enough to understand that age is just a number. सुरेश जी, आपने उर्दू में क्या बोला था उम्र का? उमराज की रखा है. It's Punjabi. Very nice. Ma'am Rashmi, it was really wonderful talk. Very nice. Beautiful. Very nicely said. Very nice, Rashmi ji, very nice. Rashmi ji, excellent. Rashmi ji, very nice. Thank you so much. Rashmi ji, excellent. Now is the time. सारे जने मिलके मेरी मेंबरशिप ले लो. I am happy, you are happy. Hello, Madan ji. Yeah. Thank you, Madan. I am happy, you are happy. You are earning money from me. Now is the time to listen a story with a moral and followed by a beautiful, lovely song by the very educated and experienced lady, Ma'am Mona Rolleston. Here comes the great lady. Thank you so much, Rolleston. Thank you very much, everyone. Good evening and welcome to this club. अभी तो सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई और हम जरा बचपना टाइप की बात करते हैं, तो देखो शायद आप लोग को समझ में आए. तो as you all know, Jesus is considered to be a great teacher. वो अपनी बातें मतलब एक टीचर के रूप में बताते थे. कोई आडंबर या ऐसा कुछ नहीं कि रिचुअल्स नहीं बताते थे. हमेशा अपनी कोई भी बात कहनी है तो एक पैराबल्स के थ्रू बताते थे. पैराबल के मायने होते सिंपल स्टोरी विद अ मॉरल. सिंपल तरीके से वो बात बताते थे. तो ये एक कहानी के थ्रू वो बताना चाहते हैं. किसी ने उनसे पूछा कि हम क्या करें कि स्वर्ग का राज्य मिले,
तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो, शास्त्रों में जो लिखा है, जो तुमको अभी तक तुम्हारे बाप दादों ने बताया वो करते हो? हाँ, हम तो जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम तो सब जो भी रिचुअल्स हैं हम सारे पूरे करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, सब करते हैं। कहने लगे ठीक है, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। जीसस ने कहा लव दाई, तो कौन है तुम्हारा पड़ोसी, पूछा। तो हम लोग जनरली पड़ोसी वही है, जैसे हमारा घर का नंबर 41 है तो 40 वाला हमारा पड़ोसी होगा, और क्या कहते 42 वाला हमारा पड़ोसी होगा। तो ऐसे नहीं है। पड़ोसी के मायने उन्होंने रियल मीनिंग क्या होते वो इस स्टोरी पैराबल के थ्रू बताई। तो उन दिनों यहूदी लोग में और सामरिया के लोगों में वो चलता था, तो मतलब द्वेष भाव, जैसे हमारे देश में भी। और काफी लोगों की ये ऊंच है, ये नीच है, हम उनके गांव का पानी नहीं पीते, हम ये नहीं, इस तरीके की चीज थी। सामरिया के लोगों को हमेशा नीचा समझा जाता था और उनसे कोई मेल भाव नहीं रखा जाता था। तो एक यहूदी आदमी जा रहा था अपने गधों पे सामान लाद के, वो जा रहा था अपने गांव। तो वो उसने ऐसा रास्ता लिया जो कि पहाड़ और जंगल, ऐसा लोनली सा रास्ता लिया, और वो उसमें जा रहा था। और वहां डाकू छिपे हुए थे कि जो ऐसा माला लेके कोई आ रहा होगा उसको छीन लेंगे। तो डाकुओं ने क्या किया, उसके सब छीन लिया उसका, और उसको मारा पीटा और वहीं छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि वहां से सबसे पहले एक लेवी गया। लेवी उस मतलब बाइबल की भाषा में है, लेवी मतलब प्रीस्ट। प्रीस्ट जा रहा है, उसने देखा कि कोई गिरा पड़ा है, वो निकल गया। फिर वहां थोड़ी देर बाद वहां पर एक टेम्पल वर्कर याजक लिखा हुआ है बाइबल में। याजक के मतलब होता है जो यज्ञ कराते हैं, वो भी मतलब धर्म का काम करता था, पर उसने भी देखा और निकल गया। अब एक आया एक सामरी आदमी, सामरिया देश विलेज जो पास में था, वहां का आदमी आया, जो कि यहूदी, जो बीमार, जो पड़ा हुआ था, जिसको डाकुओं ने लूटा, वो यहूदी था और वो सामरिया का आदमी था। लेकिन उसने ये सब नहीं देखा कि ये यहूदी कौन है। उसने उसको उठाया और अपने गधे पे उसको लादा और उसको एक सराय में ले गया, और सराय के मालिक को उसने पैसे दिए, और उसने बहुत कुछ जो उसके पास जो कुछ दवा वगैरह थी वो उसने उसके घाव पे लगाई, पट्टी बांधी, सब किया, सारा उसका देखभाल की। और सराय में जाके सराय के मालिक से कुछ पैसे दिए और कहा कि जब मैं तो यात्रा पे जा रहा हूँ, जब मैं लौट के आऊंगा तो बाकी खर्चा मैं दूंगा। और उसका पूरा उसने खर्च उठाया और चला गया। तो फिर जीसस ने पूछा कि सच्चा पड़ोसी कौन है? तो नेचुरली आप लोग भी यही कहेंगे। तो उन लोगों ने भी यही कहा कि वही जिसने की जान बचाई। वो ये नहीं देखना कि सामरिया का है, कि वो नीच है, कि ऊंच है, कि किसी और धर्म का है, कि क्या है। तो इसी प्रकार इसी स्टोरी से हम सीख तो रहे हैं। सबको मालूम है कि हाँ, इसका एक मॉरल है कि हमें मुसीबत से पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, और हम तब जात पात धर्म ये सब नहीं देखना चाहिए। इससे हमने ये भी सीखा कि ये तो एक मॉरल हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे चर्च में तो यूथ फेलोशिप होती है, तो हमारे उसमें बेटे भी थे और भी लड़के, जवान लड़के लड़कियों का एक ग्रुप होता है जो कि मतलब धर्म के काम करता है, गरीबों के पास बांटना, कुछ ये सब काम यंग बॉयज एंड गर्ल्स करते थे। तो उसमें हमारे डेरिक भी था। डेरिक ने इस कहानी से, ये हम बताना चाह रहे हैं कि किसी कहानी से हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो आजकल के माहौल के ऊपर उसने एक बनाया प्ले। वो प्ले था, वो भी जल्दी से हम आपको बता रहे हैं। वो एक छोटा सा प्ले उसने बनाया कि एक हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं सड़क पे और एक ट्रक निकल गई उनको टकरा के, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी वाइफ चिल्ला रही, प्लीज हेल्प हेल्प, कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो उन्होंने आजकल के माहौल को देखते हुए उन्होंने ऐसा बनाया कि एक मौलवी जा रहा था, तो उसने प्लीज हेल्प, उसने कहा नहीं मैं तो अजान हो रही है, मेरा तो अब उसका समय है नमाज का, नहीं मुझे तो जरूरी मस्जिद जाना। फिर थोड़ी देर में एक पंडित आए, तो उन्होंने कहा कि प्लीज हेल्प करिए। उसकी वाइफ ने कहा नहीं, हमको तो घंटे बज रहे मंदिर के, हमको तो आरती करानी, नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं। फिर एक पादरी निकले जो कि मतलब सबने सोचा कि भाई उसने ये तो जरूरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया, हमारा तो चर्च का टाइम हो रहा है और हम वहाँ पे तो सारा चर्च रुका हुआ, हम उनको प्रवचन सुनाएंगे।
तो इस तरह से फिर एक साधारण आदमी जो जा रहा था रास्ते से, वो आया, उसने जल्दी जल्दी उसको उठाया और एम्बुलेंस बुलाई और उसको मदद किया। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वही बाइबल की कहानी को बाइबल के रूप में ना दे करके हमने आजकल के माहौल में वो प्ले बनाया। तो ये भी चीजें हम मतलब जरूरी नहीं कि हम मॉरली बताते रहे, हम उसको अपने जीवन में उतारने के लिए उसको तरह तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। द सेम ओल्ड स्टोरीज इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग कि बाइबल ये कहा, जीसस ने ये कहा, गुरु नानक ने कहा, उसने, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वी शुड बी प्रैक्टिकल, टेलिंग पीपल, चिल्ड्रन एंड बिग पीपल आल्सो, सो वी लर्न फ्रॉम दीज स्टोरीज। यही बताना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कोई गाना तो मिला नहीं। एक गाना जब हम छोटे थे 6th-7th में थे, तो उसमें हमने 2 ही लाइन आती है, वही गाना हमको इसमें फिट लगा। तो बहुत गाना नहीं सुनाएंगे, पर 2 लाइन सुनाएंगे। नहीं, बहुत प्रभावशाली है, आप गाइए। आदमी की इस जमाने में यही पहचान है, दूसरों के काम आ जाए वही इंसान है। आदमी की इस जमाने में यही पहचान है। यही 2 लाइनों में आती है और ये हमें लगा फिट होगा। मोना जी कमाल कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल फिट हुआ है, बहुत फिट हुआ है मोना जी, और बहुत ही आपने पूरा एटमॉस्फेयर जो है अपना बिल्कुल सभी छोटे छोटे बच्चों की तरह बैठे सुन रहे थे हम लोग। एग्जैक्टली, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हम लोग बहुत मजा आ रहा था, स्कूल वाला ही मजा आ रहा था। पैगाम दिया आपने, बहुत अच्छा इंसान होना सबसे जरूरी है। ऐसे लग रहा था एक और स्टोरी हो जाए तो अच्छा ही था। ओवर टू यू सुरेश जी। हम बताना चाहते हैं कि नंदिता मैडम जो है, नंदिता दास मैडम, उन्होंने ये इंस्पायर किया हमको कि आई कैन टेल फ्रॉम बाइबल ऑल्सो, आई कैन टेल जीसस के पैराबल्स को। तो इसलिए उनका हम धन्यवाद करें। हमें ये yes we do remember आपके प्रैक्टिस सेशन में यू नंदिता जी ने कहा था कि you can pick up some Bible stories to initiate. That's wonderful. No, very practical, very practical. Thank you everyone. You're being very generous. Thank you. Now I call upon a great educationist and a learned personality, respected Bhishma Salim, to give a talk on the contemporary topic, educational learning has come to stay. Sir, kindly come. Good evening, everybody. As usual, I suffer from a foot in the mouth disease. I chose this topic without realizing what I was heading for. And the last few days were quite telling on me. It's a huge, huge topic, but I try to pull out the relevant data which will sort of go well with us. First of all, e-learning. Why e-learning? Well, let's look at it this way. Let's start. We are wearing a watch. I wear a hearing aid. You go to a bank, do a transaction. You go book an airline ticket. It's electronic. It's all done through the net. It's all go digital. That's what our Prime Minister said. India has to head for that in order to move forward in the world. The world is way ahead of us, though we are not. We are way ahead in software and computing technology. Now, what is dragging India down is the difference in the literacy compared to the rest of the world. In 2020, we had 34% literate people. And now, they say by 2024, the target is set to make 85% people literate. And that's a huge, huge, huge target. You can imagine where all we have to reach in the remotest village. We are going to take make sure that they have connectivity to the internet so that they can study, we can get courses. And now, what has happened with us now, we are still in the abacus stage where education is concerned. The IITs, IIMs are moving forward. I mean, half of Silicon Valley
is owned by bright Indians, all of that area. We are very, very bright. Our IIT people are all over the world doing extremely well. When you come further down the ladder, there seems to be a big, big gap. So what we are trying to do now in this country, make mass education affordable. Education is not affordable for everybody, not at all. It's become very expensive in the last 8 to 10 years. So in order to get into all this, we have to go into online. Now, online courses. Now we keep on cursing COVID, don't we? COVID's done this, we can't do this, we can't do that. But it's been a great fillip to the education. I could not believe that my maid, my domestic maid, 4 of her children are studying online. One is only 8 years old, and they cannot speak English well or anything, but they are moving online. There's a tremendous resistance, of course, tremendous resistance. And we can't blame anybody. Anything new you start, there's a resistance, right? We change from pounds to kilograms, there was a resistance. You change from inches to meters, there was a resistance. But eventually everybody had to follow. Of course, America and Canada still has to follow. They're being a bit stubborn, but they'll have to follow the rest of the world and change into the metric system. So similarly, I think online learning has to follow, otherwise we'll be way behind. And there's no other option. Let's look at it. Now, I will try and put some statistics across to give you an idea of what sort of market we are looking at. It is a total e-learning sector is expected to reach $1.96 billion by 2021, with 9.3 million users. India is the second largest country in the world now for e-learning. Learning in India is in 2016, e-learning was worth $247 million. Learning in India in 2021 is set to be 1.96 billion. Look at the jump. Huge, huge jump. That shows it is possible. If you can make that huge jump, you can make a bigger jump later, because more and more people think that way. And we had enrolled in 2016, 1.6 million people of all categories. In 2022, there are 9.6 million. It's a 6.5, fold increase. That goes to show that we have no choice but to move forward. We can't go back now. We have to go forward. So then the classroom education, now here comes the biggest one, is becoming very expensive. The cost increase for classroom education was by 175%. Land, teachers are getting expensive. Everything put together, you have computers and everything in classrooms is becoming extremely expensive. But with this mass learning by e-learning, the prices come down because the mass of people are huge. We can reach a lot of people. And online, therefore, is more cost effective. Very, very important thing for India, because lower down the line, we're pretty poor. Again, we said, thank God COVID came at the right time for us, because classrooms were shut, children were at home, even graduates were at home, postgraduates, and they couldn't afford to lose time, so they decided to move into e-learning. Thank God for these various platforms that are available now for e-learning, EdTech as they are called, that a whole plethora of topics, subjects and all are put together, and a whole load of
different types of media available, starting from TV, classroom learning, to DTH, right through to Zoom, you name it, we've got it. And we can really reach a lot of people. And I think it would be prudent for me to talk about the advantages first, of instead of going for disadvantages. There are a lot of them. Advantages of e-learning. You can learn in any way, anytime, as long as you have a connection to the internet and you have a smartphone or you have a laptop or you have an iPad or something like that. So that gives you flexibility, and there's a lot of flexibility in it. That's the beauty of it. You can save money and time. Then flexi, what it means, it gives you time to catch up. Very often in class, children are not able to catch up with the professor. They're going fast. Some people are slow at catching on. There's a language problem. There's a pronunciation problem. Poor English, poor grammar, and children find it tough to handle it. But e-learning comes in a common language, and somebody may pick it up in 1 hour. Somebody may take 2 days over it. Doesn't matter. But it gives you the flexibility. It's not a rat race. It's not a rat race. You learn it properly. A lot of material is available online now. As you can see, everywhere, everything's on online, e-learning online basis. Lots of material. I mean, you can do from, of course, MBAs are tough. You can do any course you want from the internet. Then you can switch, and not like wait for university to get admission, and that's another painful task, queuing up for hours. There's a cutoff point. Only the cream is selected for certain colleges, and just because the other person didn't get the high marks, he gets into a lousy college, not knowing that he's more bright than the guy who learned by heart and got in. So all these matters come into mind. One can learn at one's own time. I mean, you're pushed, you're working if you like, or if you're pushed, you're doing other jobs, other things, you're working part-time. Well, you can find your own time to learn. Husband and wife can learn, right? After starting a family even, they want to pursue learning, go further, go up in the ladder in the jobs. They can do flexible timing at home, manage everything. And these degrees now are being recognized, by employers and companies, approved by Distant Learning Council and several other bodies of learning. There's a whole bunch of them. I'll not go into them, but they are being approved. And now, because the rest of the world has done it, we have to move with it. And now we come down. Now, for example, here we are. Here's an example. My nephew, he got into a university in Vancouver. He would have lost a year, right? 6 months because of COVID. They are allowed to do their 6 months in India. And then when you go back, they're online in India. And when you go there, you catch up with them. If say COVID carries on, there's a problem. Well, you can do the next 6 months at home also. They teach you online. So look at the huge flexibility there is, Before you couldn't do it, you lost a year or 6 months. That's it. Fees and everything gone. So things have changed, Now Vedanta, for example, is giving free live classes, preparing IIT modules, which we never thought we could, but they're going into it. And it's free learning. Government is talking to teachers to teach on live TV, free of cost, for those people who can't catch up. They're going into all sorts of things. A huge thrust has gone into education, and especially on online education, because there's no other way out. Otherwise, with COVID, it lasts for 2-3 years, you still can't go to school or college. Of course, with all these advantages, nothing comes without disadvantages.
of course, there's one thing more before I go into disadvantages. Another advantage is very young kids from the age of 6, 7, 8 are learning how to use the iPad, the smartphone, and soon the computer. So they are automatically being prepared to face online classes. I mean, for them, it'll come very naturally. For us, it's tough because we were not used to that. Then artificial intelligence is coming in, which can more or less think what you're thinking and give you the answers accordingly. It's huge. Huge advances are coming up, you know. And then we get in cloud-based systems. You can download courses from there. Anything you like of that sort, everything is available for online education. Of course, nothing comes without disadvantages, for sure. Chances of distraction. You know, if you're not interested in studies, you just won't pay attention, right? But if you're in class, the teacher could punish you, make you study. Then some places are struggling with 2G and 3G in the remote areas. They're having a problem with connectivity. We have got all these problems, but these problems will be addressed as we go along. We are going rapidly. It's a mental shock initially to move on to online. I know I still take a printout and write on that. I cannot do it with a computer, you know. So, but these children are born with that. They learn how to use it and carry on from there. They lose communication skills. That's the most important thing in class. Anyway, there is a lot of communication in every form, right from pranks on to questions and answers or anything like that. They miss that. For example, I was always a backbencher, I was a naughty fellow. We were busy tying girls' pigtails at the back and things like that. Now, all that is missing. That's the fun in the class, you know. Now we got to learn it online, focused on the computer. Children are losing lack of expressions. Absolutely, no expressions. Lack of encouragement. Teachers can give you, encourage you, you're doing well, etc. I'm sure you can do it, etc. You don't get that online. It's just cut and dry. It's there for you to pick it up or don't pick it up. Of course, there are ways they encourage you in a different way by giving you more answers. E-learning can be unpractical at times. Let's say for a laboratory, you can't do experiments there. Or an MBA, if you're studying for an MBA, you can't have interactivity that they have, group discussions, etc., etc. It's not easy. It says, yes, we can put it together on Zoom, but it's not that simple. You require some interaction. Human expressions and all these interaction together is very important. Character building. We don't talk about character building. School builds your character. They teach you. They don't only teach you, but they do teach you not to tell lies, how to be honest, etc., etc., etc. Right? How to respect your parents, all that. That goes into character building. You don't learn to play games. The most important thing, how would you like to come out as a bookworm and not learn football, cricket, hockey? You can't have a decent conversation with anybody. You want to be smart, you have to learn to play games. That's what builds you. Competition, you know, fairness. That's very important, learning to play games. And of course, there are a lot of fraudulent courses online. One has to be extremely careful. And last but not least, I think Dr. Anurag has been talking a lot about this, is strenuous to the posture. Your posture gets affected if you sit wrong in front of hours and hours in front of computers. And it's bad for the eyes. I think with this short thing, with such a huge subject, with this short bits and pieces I picked up, I thought I'd put across to you the advantages and disadvantages of online learning in India currently. That's what we're going to face. Thank you. Beautifully said, sir. Wow.
Bisham ji, very, Thank you so much, very Bisham ji. informative, very informative. Yes, it was very valuable and You very being informative. you did a very nice. रेलेवेंट टॉपिक लिया है, बहुत इंफॉर्मेटिव है. Very informative and very well said. Vishu sir, really, you have done Thank you. wonderful. You should take a full class. Enlightenment to us. Very enlightening. Very enlightening. And we can understand that it must have taken a lot of research, lot of efforts to share all this information. It was really, really wonderful. Yes. And now coming back to Suresh ji. Yes. After this, we are going to listen to a interesting narration of Kabuliwala story in Hindi version, written by Guru Rabindranath Tagore in the impressive voice of Colonel Parveen Sharma, a many-faceted personality, sir. Sir, please do come and. Ma'am, I have already replied to these calls that I'm not interested. Okay. क्यों मेरे पास बार-बार ये कॉल? लीना मिसेस गड़ियाल का कौन है वो जो उनका? जी शर्मिला का, शर्मिला जी. I've already done. हो चुका है मेरा जो भी करना था, प्लीज. हाँ. I'm waiting. हाँ, प्लीज. Yes, please start, sir. Okay. इमोहा चैनल पे लॉगिन किए हुए ब्रिलियंट ऑडियंस को मेरा नमस्कार. नमस्कार जी. कहानी प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने काबुलीवाला. 1892 में ये कहानी लिखी गई थी बाय रविंद्रनाथ टैगोर. 1892 में 130 साल हो गए इस कहानी को लिखे हुए. और उस समय के कलकत्ता के हालात का भी इसमें चित्रण किया है टैगोर जी ने. कहानी घूमती है 5 साल की एक शरारती लड़की के आसपास जिसका नाम है मिनी. मिनी बहुत ही इनक्विजिटिव, जिज्ञासु बोलते हैं जिसको, बहुत ही जिज्ञासु लड़की है. बहुत सवाल करती रहती है अपने मम्मी पापा से. मम्मी तो उसको डांट के चुप करा देती है. पापा लाइक इट टू उसकी बात सुनते रहती है और उसको इनकरेज भी करते रहते हैं कि सवाल पूछते रहे. तो एक सवाल जैसे उसने एक दिन पूछा पापा से, पापा ये भोलू कह रहा था आसमान में 3-4 बड़े बड़े हाथी हैं, वो जो अपनी सूंड में पानी डाल के ऐसे नीचे फेंकते हैं ना तब बारिश हो जाती है. क्या ये हो सकता है? क्या गलत बोल रहा है ना वो? तो राइटर बोले, मैंने बोला चुप करो, जाओ भोलू के साथ खेलो. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहानी फर्स्ट पर्सन में लिखी है और अपने आप को उसमें राइटर ही दर्शाया है. कहानी आगे बढ़ती है. उनके घर की खिड़की जो है वो एक सड़क पे खुलती थी जिसमें लोगों को आना जाना लगाता है. तो एक दिन मिनी जोर से चिल्लाई, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, ओए. तो ऐसे तो राइटर बड़े हैरान हुए, ये क्या? रास्ते चलते लोगों को भी आवाज देनी शुरू कर दी है इसने. और गुड इनफ 1 मिनट के अंदर हमने देखा लंबा तकड़ा एक काबुली पठानी सूट पहना हुआ, कंधे पे झोला और सिर पे तुरले वाली ऊंची पगड़ी बांधे हुए हमारे दरवाजे पे आ गया. उसने मेरे को दुआ सलाम बोली गए. सलाम जनाब, मेरा नाम रहमत है और मैं काबुल से आया हूँ और मैं कलकत्ता में सर्दियों में आता हूँ और यहाँ पे सूखे मेवे ड्राई फ्रूट बेचता हूँ. तो मैंने कहा ड्राई फ्रूट तो हमको नहीं चाहिए. वो एक बच्ची था इधर, वो इधर मेरे को देख के बोला. तो देखा बच्ची ऐसे दरवाजे के पीछे डरी हुई मिनी खड़ी है. तो उसको बुलाया, मिनी आओ मिलो रहमत से. तो मिले. तो उसने अपने जेब से कुछ किशमिश निकाली और कुछ पिस्ताचो और वो बच्ची को दिए. बच्ची ने अपनी फ्रॉक की झोली में उसको ले लिया एंड राइटर ने उसको अठन्नी दी. अठन्नी की उन दिनों तो बहुत कीमत रही होगी और अठन्नी दी और रहमत चला गया. उसके बाद कब इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई उसने सबको हैरान कर दिया. वो रहमत और मिनी आपस में बैठे क्या बातें करते होंगे भगवान जाने. वो हंस रहे हैं, तालियां मार रहे हैं और क्या क्या. तो रहमत सप्ताह में 2-3 दिन उधर से गुजरता, मिनी से बातचीत करता, थोड़े सूखे मेवे दे देता, वो ले लेती और राइटर कभी पैसे दे देते थे और कभी नहीं भी देते थे. कहानी आगे बढ़ती है. एक दिन देखते हैं कि बहुत शोर मच रहा है गली में. रहमत को पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं 3.
तो राइटर बाहर निकले और उन्होंने पूछा भाई इसको क्यों पकड़ लिया और क्यों लेके जा रहे हो? तो पुलिस वाले ने बताया कि इसका किसी से झगड़ा हो गया था और इसने चाकू निकाल के उस आदमी को मार डाला है, उसकी हत्या कर दी है इसने, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। और 7-8 दिन बाद पता लगता है कि रहमत को 8 साल की जेल हो गई है वहीं पे कलकत्ता में। कहानी आगे बढ़ती है। आज मिनी की शादी है, मिनी अब बड़ी हो गई है और उसकी आज शादी की तैयारियां चल रही हैं, घर में रौनक है, शोर शराबा। और एकदम देखा, राइटर ने देखा रहमत आ गए तो दुआ सलाम बोला, सलाम साहब। तो आज तो हम सारे व्यस्त हैं, आज तो भेंट नहीं हो पाएगी। तो फिर बोलता है अच्छा वो बच्ची से मुलाकात हो जाती तो, जैसे वो तो बिल्कुल संभव नहीं होगा, उसकी तो आज शादी है, वो तो दुल्हन बनी हुई है। लेकिन उसी समय में मिनी भी आ जाती है पीछे, उसी तरह दरवाजे से खड़ी उसको देखती है। वो देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है रहमत, बाहर पड़े एक पत्थर के ऊपर बैठ के सिर पकड़ लेता है और जेब से एक कागज निकालता है और खोलता है। उस कागज के ऊपर एक छोटे बच्चे के पाम का प्रिंट बना होता है, स्याही लगा के कागज के ऊपर चिपका के एक प्रिंट बना होता है। तो बोलता है ये मेरी बेटी जो काबुल में है अमीना, ये उसका पंजा है। अब तो वो कितना बड़ा हो गया होगा, खुदा अब मैं क्या करूंगा, उसकी भी शादी होने का समय आ गया, मैं गरीब भटका यहाँ अभी क्या करूंगा। तो राइटर उस समय बोलते हैं मैंने सोचा था मिनी की शादी में अंग्रेजी बाजा बजवाऊंगा, जिसे बैंड पार्टी बोलते हैं, वो बुलाऊंगा। और बिजली उन दिनों कम ही थी, इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी हुई नहीं थी, और सोचा था बिजली की लाइटें लगवाऊंगा मिनी की शादी में। वो सब मैंने कैंसिल किया। अंदर गया, वो जो पैसे मैंने रखे हुए थे इन 2 काम के लिए, उसको लाके रहमत को दिए कि रहमत हमारी सबसे बड़ी खुशी इसी बात में होगी, तुम वापस वतन जाओ और अमीना की शादी करो और ये लो कुछ पैसे। मेहनत रहमत शुरू में तो नहीं लेता, बाद में कहने के बाद में मान जाता है। तो राइटर एंड में कहते हैं मेरी बेटी की शादी में अंग्रेजी बाजा नहीं बजा, बैंड पार्टी नहीं आई और बिजली की चमक नहीं आई, लेकिन एक बाप को अपनी बिछड़ी हुई बेटी मिला के और वतन वापस भिजवा के जो खुशी हुई, उसने हमारी बेटी की शादी में 4 चांद लगा दिए। इस स्टोरी के ऊपर बिमल रॉय ने पिक्चर बनाई 1957 में, काबुली वाला, ब्यूटीफुल मूवी, बड़ी मार्मिक। बलराज साहनी ने उसमें पठान का रोल किया और मजे हुए एक्टर होते थे सज्जन, उन्होंने मिनी के पापा का रोल किया, और कोई बेबी सोनू लड़की थी उसने मिनी का रोल किया। बड़ा ब्यूटीफुल गाना है उसमें, ऐ मेरे प्यारे वतन। प्रेम धवन जी राइटर हुए हैं, देशभक्ति गाने लिखते थे, उनका लिखा हुआ गाना है। आप पिक्चर देखिए जरूर, पूरी पिक्चर मत देखिए, आखिरी 10 मिनट आप देखिए, और मेरा आपसे ये वादा है आपकी आंखों से इनवॉलंटरली अपने आप से आंसू बह पड़ेंगे, इतनी चित्रण उसका किया है। तो ये थी काबुली वाला की स्टोरी। नमस्कार। थैंक यू करण शर्मा, वंडरफुल। जिस तरह से आपने कहानी नरेट की है, जिस तरह से आपने कहानी नरेट किया, टेलिंग यू एवरीबडी वाज लिसनिंग सो पीसफुली, बहुत ध्यान से, और इंटरेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा था, मन कर रहा था बस सुनते ही जाएं। एंड वी वुड लाइक टू हियर मोर एंड मोर स्टोरीज फ्रॉम यू इन द कमिंग सेशंस। दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। Must appreciate your style. Must appreciate your style. बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। नरेट करी, गा दीजिए मेरे प्यारे वतन। नहीं गा दीजिए। नहीं, वो बड़ा टफ है। मन्ना डे, इट्स अवार्ड विनिंग सॉन्ग बाय मन्ना डे, वेरी टफ। बिल्कुल सुनेंगे हम सॉन्ग आपसे कर्नल शर्मा किसी और दिन जरूर। लेट्स स्टे टू द टॉपिक, बट हम ऑफ कोर्स आपसे सॉन्ग जरूर सुनेंगे। हाँ जी, श्योर। सुरेश जी, ओवर टू यू now Mrs. Keshu Sharma will give us a lovely talk on the educational topic, education through music. Ma'am Keshu ji. केशु जी, प्लीज आप अपना वीडियो स्टार्ट कर लेंगे? इज इट ओके इफ यू कैन? हाँ, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार सबको, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे टॉपिक दिया गया था कि म्यूजिक के ऊपर कुछ बताएं, बोलें। तो मेरी जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है, छोटी मोटी अकॉर्डिंग दैट, थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना चाहूंगी।
कहा जाता है, अगर हम संगीत की बात करें कि संगीत क्या है, तो संगीत के लिए एक लाइन कही जाती है, गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। मतलब संगत मुच्यते का मतलब ये होता है कि साथ में, जहां आप म्यूजिक खाली आप बोलें कि एक गाने का नाम है, नहीं, म्यूजिक में गाना, बजाना और नाचना तीनों ही सम्मिलित होते हैं। यदि आप कहें कि गायन का प्रोग्राम है या गा रहे हैं, तो हम सिर्फ उसे गायन का प्रोग्राम कहेंगे। अगर हम कहीं बजाने का प्रोग्राम या वादन का प्रोग्राम कहीं देख रहे हैं, तो हम उसे वादन का प्रोग्राम कहेंगे। और अगर हम कहीं नृत्य का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम उसे नृत्य कहेंगे। इनमें सर्वोच्च होता है गीत, गायन। आप गायन कभी भी, कैसे भी, बिना म्यूजिक के, बिना डांस के कर सकते हैं। लेकिन वादन, अगर आप कुछ भी चीज सुन रहे हैं, वादन, आपने वो चीज पहले सुनी नहीं है, तो सिर्फ आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वरों का एक कुछ अच्छा म्यूजिक बज रहा है, लेकिन उसके पीछे के भाव जो है वो इतने क्लियर तब होंगे जब अगर कोई भाव गा के सुनाए। ऐसे ही नृत्य में है, नृत्य के भाव आप देख सकते हैं, लेकिन उसका ज्यादा मजा तब आएगा जब उसमें ताल, म्यूजिक ऐड हो, और अगर कहीं उसका गीत ऐड हो तो उस नृत्य का और भी मजा आएगा। सो हमारे म्यूजिक में कहा जाता है कि गीत जो है वो अपने में सर्वश्रेष्ठ है, वादन गीत के अधीन है, यानी वादन गायन के अधीन है, और नृत्य जो है वो गायन और वादन दोनों के अधीन है। ये तो हो गया संगीत की बात, कि संगीत बेसिकली तीनों का मिक्सचर होता है, और सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो गायन होता है। हमारे यहाँ एक तो आप ये देखें कि कहा जाता है कि जो संगीत है, ऐसा हमारे गुरु कहा करते थे कि जो संगीत है सबसे पहली लैंग्वेज संगीत है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ संगीत है। संगीत के थ्रू ही हमने सब कुछ सीखा है। हमारे विष्णु जी के हाथ में आपने देखा होगा शंख है, और हमारे शिव जी के पे नृत्य मुद्रा उनकी बनी हुई होती है, और डमरू उनके हाथ में होता है। कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी है। ब्रह्मा जी खुद सरस्वती जी के पिता हैं, और सरस्वती जी हमारी विद्या की देवी हैं। उन्होंने नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाए जाते हैं, उनको वीणा प्रदान करी थी, एक तारा दी थी, वीणा सरस्वती जी के हाथों में। सो ये जो सारे वाद्य जो हैं, ये हमारे भगवान के हाथों में है। इन्हीं वाद्यों के थ्रू जो संगीत निकलता था, उसी संगीत से ही हमारे आगे की लैंग्वेजेस बनी, संस्कृत बनी, संस्कृत से हिंदी, और संस्कृत से ही कहा जाता है कि इंग्लिश तक बनी, सारे लैंग्वेजेस निकले। तो जो इतनी सारे लैंग्वेजेस निकले हैं हमारे, और हमारे जो म्यूजिक में जो भगवान का जो सम्मिलित होते हैं भगवान हमारे, तो हमारा जो म्यूजिक है और जो संगीत है और नृत्य है, इन सब में हमारे भगवान की आस्था बहुत ज्यादा मानी जाती है। इसीलिए भजन सबसे पहले गाए जाते हैं। स्कूलों में हम सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं प्रार्थना से करते हैं, जो कि कहा जाता है कि शिक्षा में क्या इसका महत्व है। तो स्कूलों में हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो प्रार्थना से करते हैं। हर बच्चे को आज की डेट पे स्कूल में कहा गया है कि 8 तक म्यूजिक कंपलसरी है। कितने सारी लैंग्वेजेस, कितने सारे सब्जेक्ट जो अब जाके बने हैं, लेकिन म्यूजिक शुरू से चला आ रहा है। म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, म्यूजिक, ये सब शुरू से चला जा रहा है। जो है हमारे म्यूजिक में बहुत हेल्पफुल है,
हमारे शिक्षा के क्षेत्र में म्यूजिक जो संगीत जो है बहुत ही हेल्पफुल है। किसी बच्चे को आपको अगर कुछ चीज समझानी होती है, आप गा के समझाइए, उस बच्चे को बहुत जल्दी समझ आएगी। आप उसको एक्ट करके समझाइए, उसके नृत्य मुद्रा भाव भंगिमा के थ्रू समझाइए, कुछ एक्शन करके समझाइए, वो बच्चा बहुत जल्दी अपनी चीजों को ग्रास्प कर लेता है। कई बार आपको याद होगा जब हम बहुत छोटे होते थे तो हम लोग जब 2 का पहाड़ा पढ़ते थे तो गीत गा के पढ़ते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सो गीत के थ्रू उनको याद हो जाता था सारे पहाड़े। इतने आजकल बच्चों को बोलिए पहाड़े याद नहीं होते, टेबल्स सब बच्चों को याद करना हो तो उन्हें याद नहीं रहते, लेकिन जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो याद करते थे वो ऐसे गीत के थ्रू याद करते थे, तो उन्हें याद हो जाता है। तो संगीत की जो भाषा है वो बहुत ही अनुपम है। और दूसरा, संगीत के थ्रू हम सारे बच्चों को एटिकेट सिखाते हैं। बच्चों में जो बड़ों की इज्जत देने की भावना आती है वो म्यूजिक के थ्रू ही। आज भी हम अपने गुरुओं का नाम जब भी लेंगे तो हम गानों को हाथ लगा के अपने गुरुओं का नाम लेते हैं, हम उन्हें नमन करते हुए नाम लेते हैं। चाहे मेरे गुरु हैं जो दिल्ली में मैंने अभी बीच में सीखा, वो मुझसे छोटे हैं उम्र में, नाम भी मैं मंजीत सर लेती हूँ तो कानों को हाथ लगा के एक बार नमन करके तो उनका नाम लेती हूँ। तो ये जो चीजें हैं, हम गुरुओं के पैर छुएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को खुद साफ करते हैं, और हम हमेशा ये जो किताबें हैं, किताबें को रखते हैं हम अपनी बहुत संभाल के, इंस्ट्रूमेंट्स को, घुंघरुओं की पूजा करते। तो ये सारी चीजें जो अगर ये सिस्टम बच्चे देखते हैं हमारे साथ, तो वो अपनी किताबों के साथ भी वैसा ही करते हैं। मैंने अपनी क्लासरूम में ऐसा ही शुरू किया हुआ है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा करी जाती है। उस दिन हम लोग कहते हैं, पुराने टाइम में हम लोग उस दिन पढ़ाई नहीं करते थे, शायद आज भी कई स्कूलों में, आई थिंक बंगाल वगैरह साइड में होता है, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में किसी को कुछ नहीं पता बसंत पंचमी में क्या करना। लेकिन मैंने शुरू किया हुआ था, सो मैं करती जरूर हूँ। सरस्वती जी हमने अपने रूम में रखी हुई है। मैं और मेरे साथ एक मेरी कुलीग है कुमुद, हम दोनों मिलके प्रसाद लाते हैं। खूब अच्छे से प्रसाद हर बच्चे को बांटते हैं, सरस्वती जी के मंत्र लगाते हैं और उनको बच्चों को सुनाते हैं। एक एक करके बच्चा आता है, नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है और हर इंस्ट्रूमेंट को पाँव हाथ लगाता है, मत्थे लगाता है और तब जाता है। किताबें भी रखते हैं, इससे उनको पता चलता है कि भाई हमने बुक्स की भी इज्जत करनी है। तो जब किताबों की इज्जत करना सीखेंगे तो शिक्षा की इज्जत करना सीखेंगे, तो इससे अपने आप भी बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। अंदर कई चीजें ऐसी, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। बच्चा संगीत जब गाता है तो बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर, हर तरह से, सब तरह से इनका डर जो है वो दूर हो जाता है। और इन्हीं से बातों से कहते हुए मैं आप लोगों से नमस्कार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। धन्यवाद। Thank you. Very nice. Thank you so much. Wonderful. Informative. बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। Yes. Very good. Thank Very you. nice. बहुत ही बहुत अच्छी खूबसूरती से आपने बताया Really. कि कैसे every unit of education has something to give us. We can start our learning from anywhere. So of course, music is one of the best teachings in the world. Thank you. Thank you. Now I shall call upon Shri Vijay Bhambri ji, who is the soul of our singing group and popularly known as Devanand. He is a cheerful personality and spreads pleasure everywhere. Now he is going to enlighten us about the skill of listening, entitled by Are You Listening? Because we have 2 eyes, 2 ears, but 1 mouth. So listening is more important. Listen to yourself. Thank you very much, Suresh ji, and also Avinash ji for encouraging me to speak on listening. कहानी ऐसे शुरू होती है कि मैं जब नॉर्थ इंडिया का मैनेजर था तो हमारी कॉन्फ्रेंसेस में
जो भी एग्जीक्यूटिव आते थे, सेल डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, सीईओ, वो इतना बोलते थे तो मैं घर आके सोचता था यार सुनते तो है नहीं, ये तो बिल्कुल बोलते ही रहते हैं, क्या करना चाहिए। जब मेरे को चांस मिला तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जरूर बोलिए। At the end of the day, everybody, was lit up, और ऐसा लगा कि जैसे कुछ इनके दिमाग में गया कि हम ज्यादातर अपनी बात करना चाहते हैं और सुनने में हमारा कोई वो दिलचस्पी नहीं होती। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना, आर यू लिसनिंग? तो इसका जवाब आता है प्रोबेबली नॉट। तो आप सब लोग कहेंगे तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल? मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे संसार भर में क्या हो रहा है कि कोई भी आदमी किसी चीज को सुनता है, मतलब हेयर करता है फॉर सेक ऑफ हेयरिंग। लिसनिंग से उसका कोई ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि लिसनिंग सबसे पेनफुल और कम्बरसम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इसको आगे थोड़ा रिसर्च किया जाए। तो मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया और उसमें ये पाया कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले ये पता लगा, साइकोलॉजिस्ट से मिलकर ये पता लगता है कि हमारे दिन में हम हर रोज 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। 24 घंटे में 60,000 टाइम। कोई मानेगा नहीं कि 60,000 थॉट्स कैसे आते हैं यार। एंड उसमें से आउट ऑफ विच 2/3 आर जंपिंग लाइक monkeys। इसको कहते हैं monkey jumps, मतलब हम 2/3 तो मिस कर जाते हैं। और इसके ऊपर लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन स्टिल, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सिर्फ 38% लोग अच्छी तरह सुन पाते हैं। एंड यूएसए में लोगों ने लिसनिंग के हेडफोन्स लगा रखे हैं। शाम को अपने काम खत्म होने के बाद दे गो टू द लिसनिंग बैंक्स, पुट ऑन देयर हेडफोन्स and try to practice because it is the most difficult thing। तो इसी दौरान एक रिसर्चर ने यूएसए में कहा कि चलो मैं एक प्रैक्टिकल काम करके देखता हूँ। तो वहां पे एक पैटर्न है कि जब भी आप सड़क से पार्क होके जाते समय, लास्ट टाइम भी बताया था, तो वो कहते हैं हाउ यू डूइंग, तो उसका दूसरा आदमी जवाब करता है फाइन थैंक यू, फिर वो ये कहता है हाउ डू यू डूइंग। तो ये उनके माइंड में सेट है। तो उसने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे चला और प्री प्लान तरीके से चला और उसने दूसरे आदमी ने कहा हाउ यू डूइंग, उसने कहा आई डाइड लास्ट नाइट। तो उसने नहीं सुना क्योंकि उसके माइंड में सेट था फाइन थैंक यू, तो उसने यही कह दिया फाइन थैंक यू हाउ डूइंग। तब उसके दिमाग में आया कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसको मैं कैसे करना चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और अभी तक चल रही है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कोई अथॉरिटी से नहीं कह रहा, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। जब मैंने इमोवा ज्वाइन किया तो मेरे को लगा कि ये चीज मैं इमोवा फैमिली के साथ शेयर करूं। होता ये है कि जो स्पीकर होता है ना, अरे किसकी टॉक, अरे यार बोरिंग, किसका बोला, विजय भांबरी, अरे ये तो सिंगर है यार, इसकी टॉक है ये क्या, अच्छा किस टॉपिक पे बोलेगा, माय एक्सपीरियंस इन यूएस। अच्छा। तो अभी क्या हुआ कि 50% तो उन्होंने सोच लिया कि ये सिंगर है, ये क्या बोलेगा। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। अच्छा चलो देख लेते हैं। दूसरा, जब हम किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि घर में ये बोल के जाएं कि मेरा 9:30 बजे ऐसे कॉन्फ्रेंस और मेरे को जाना है, तो क्या करना चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं कि वाइफ को कहते हैं कि मेरे को कोई चीज भूल ना जाए तो आप मेरे को बता देना, तो बाय बाय करने वक्त मेरे को शायद याद आ जाए, तो मेरे कम टू द गेट एंड बाय बाय करना। तो बजाय मेरे को कुछ बताने के, ओ सुनो मैंने आपसे कहा था कि 5 किलो चीनी लेके आनी है, क्योंकि कल जो सुबह आप चाय पियोगे मेरे पास चीनी नहीं है, तो मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में 5 किलोग्राम चीनी घूम रही है। तो मैं क्या करूंगा कि 2 घंटे बाद सोचूंगा या भाई ये भूल ना जाऊं कल की चाय कैसे मिलेगी या नॉल दोस्त। इसका रिजल्ट ये होता है कि आदमी की जो लिसनिंग कैपेसिटी अपनी मीटिंग में भी जो चल रही है, दैट गोज टू 1/2। तो आप सोच लीजिए 10% 20% भी लिसनिंग हो गया तो काम हो गया आपका, मतलब आपने काफी कुछ सुन लिया।
अब भगवान जाने टेक्नोलॉजी कहाँ लेके जाएगी। अब आते हैं कि चलो फिर किया क्या जाए। तो मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च किया, तो उसमें ये पाया, और मेरे को काफी मेरे फ्रेंड्स वगैरह से और साइकोलॉजिस्ट से बात करके ये पता लगा कि सबसे पहले तो ये है कि जो टॉपिक है उस पे आप पहले से फोकस कर लो कि ये टॉपिक ये बोलने जा रहे हैं। दूसरा, इम्बाइब पॉजिटिविटी बहुत बहुत जरूरी है कि आज मैंने इसको सुनना है। और तीसरा है बी अटेंटिव कि मैं आज इसकी पूरी बात सुन के जाऊंगा। और टेक्निकली जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं वो कहते हैं कि आप स्पीकर के लिस्ट पे देखिए, जब वो बोल रहा है तो लिस्ट पे देखिए, तो आपकी लिसनिंग विल बी मच मच बेटर। ये नहीं देखना कि वो कितना अच्छा ड्रेस्ड है, हैट पहना हुआ है, सी टू इट कि वो बोल क्या रहा है। उसके लिस्ट पे देखने से उसको उसकी ड्रेस की तरफ मत जाइए। अब इसके मैं लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मैं यू आर नोन कि मैं देवानंद के डायलॉग बोलता हूँ, तो मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, आप उसको चैट पे भी डाल सकते हैं, घर जाके भी सीख सकते हैं। माँ मुझे जल्दी से खाना खिला दे, लंदन, पेरिस, कैरो, रोम, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से जो भी टूरिस्ट आता है यही पूछता है राजू गाइड कहाँ है। माँ एक रोटी गफूर के लिए भी। थैंक यू। Oh, well said. सुंदर, Beautiful, नाटकीय ढंग से सिखाया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। सुनना उतना ही जरूरी है। सुपर है देवानंद हमारा। Excellent. भामरी जी हमने आपका एक एक वर्ड Excellent. सुना। सुरेश जी, Yes. Now Madam Praveen Kumar will be sharing her lovely experiences of entertainment with grandchildren and telling about the uses of playway methods with children. Thank you, Suresh ji, and hi everyone in Moha. Hello everyone. Hello, ma'am. Hello. Please bear with me whatever I am saying because ये सभी के grandchildren हैं and everybody knows how to deal with them. But I am just little putting my efforts to explain. So I think that having grandchildren is the greatest gift to us from God, isn't it? Yes, we do agree. Yeah, they take us back to our own, childhood because when they speak, तोतला तोतला बोलते हैं, हम भी उनके साथ तोतले होते हैं, रोटी खाएगा, पानी पिएगा. So we also become children with them. So this is what we learn, not with our own children, because उस समय हमारे पे इतनी जिम्मेवारियां होती हैं और लाइफ को चलाना होता है, तो हम थोड़े impatient हो जाते हैं. लेकिन with grandchildren, you have all the time, all the love, all the your energy to put into them. So हमें बहुत अच्छा लगता है to be with the children, क्योंकि हम we try कि हम उनको समझें और वो हमें समझें. तो हम अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हैं जहाँ पे हम भी बच्चे बन जाते हैं उनके साथ, उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं, उन्हीं की तरह उनसे खेलते हैं, उन्हीं की तरह उनके टॉयज ले लेके बना के उनको देते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है कि हम वी गेट क्लोजर टू आवर ग्रैंड चिल्ड्रन. तो वो उनको हमारे ऊपर एक जैसे होता है ग्रिप हो जाता है. दे वांट अस ऑल द टाइम अराउंड देम बिकॉज the amount of love and care and हम उनको दे सकते हैं. उनके पेरेंट्स को लाइक हमें अपने टाइम पे अपने बच्चों के लिए उतना टाइम नहीं होता था, उसी तरह उनके पेरेंट्स को भी इतना टाइम नहीं होता. बट हम लोग तो फ्री हैं, अपना आराम से बैठ जाते हैं रॉकिंग चेयर के ऊपर, उनसे खेलते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी मूवीज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको गाने सुनाते हैं, उनके साथ डांस करते हैं, व्हाट नॉट्स जो हम कर सकते हैं उनको खुश करने के लिए. अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं तो उनको कहानियां सुना के खाना खिलाते हैं. अगर वो सो नहीं रहे हैं तो तब भी उनको हम थोड़ी छोटी छोटी लोरियां सुनाते हैं तो वो सो जाते हैं. और that is why they always want us to be around them. This is a one fact of life. और उसके साथ जब हम उनके साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है तो हमें उनकी लैंग्वेज, उनकी फीलिंग्स और उनके बिहेवियर को समझना पड़ता है. This is what we learn from them. So just to have a good rapport with them.
और उसके बाद होता क्या है, उनका एक छोटी बातों पे रूठ जाना अपने पेरेंट्स से, और दौड़ के आपकी गोद में आके बैठ जाना, और आपको अपने मम्मा पापा की शिकायतें लगाना, और आप भी उनके साथ बच्चे बोलिए, ओ यस I will tell your papa, I will pull his ear, why he is done this, and they feel so happy कि there is someone जहाँ पे हमें बड़ा comfort मिलता है जाके. So this is what I have learned कि ये एक आपके लिए it's a very big gift to have the children with grandchildren. तो उनके लिए grandchildren को क्या होता है कि they want that एक उनको अपने अंदर से एक ऐसा कॉर्नर चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो अपनी छोटी छोटी सी बातें आके आपके साथ कान में आके बोलेंगे, I want to tell you, this is our secret. Don't tell mama that I left a little doo-doo in the glass. So, you love it because they feel there is someone who is mine and I can go and confide my all feelings with someone, like that. और जब आप उनको सुन के उनको प्यार करते हो तो फिर वो बड़े प्यार से आपको बोलेंगे, दादी, like my grandchildren, they say, Dadi, you are the best Dadi in the whole wide world. You can do anything and everything for us. That makes you, आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है, इतना खुश होता है कि आप इन छोटी छोटी सुख के लिए, इन छोटी छोटी चीजों के लिए, feel के yes, it's worth living this now. Even if I am alone, but I feel this is worth living because I have that kind of an innocent and sweet love of जो आपको लगता है कि ये भी एक परमात्मा के ही रूप होते हैं. बच्चा, हम क्यों कहते हैं बच्चे परमात्मा के रूप होते हैं. So वो जो छोटा छोटा प्यार आपको मिलता है, वो हम सारी जिंदगी इतनी चीजों में फंसे रहते हैं कि वो हम एंजॉयमेंट कभी ले ही नहीं पाते. लेकिन इस उम्र में आके जब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपकी गोदियों में बैठ के आपसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, स्कूल से आएंगे, बैग एकदम मारेंगे दूर और भाग के आपकी गोद में जंप मार के बैठे, दादी, आई वाज मिसिंग यू इन द स्कूल ऑल द टाइम. और जब आप उनको स्कूल लेने जाते हो, ऑल द टीचर्स यूज्ड टू कम रनिंग सेइंग, हु इज योर दादी, हु इज योर दादी, शी इज माय ग्रैंड मॉम. इतना वो हो जाते हैं, खुश हो जाते थे मेरे को सबसे इंट्रोड्यूस करा के. और अपने जो उनके क्लासमेट्स होते थे वो आते थे मेरे पास, मैं उनको हग करती थी तो उनको धक्का, नो, शी इज माय ग्रैंडमदर, शी इज नॉट योर ग्रैंडमदर, आई डोंट वांट टू गिव माय ग्रैंडमदर टू एनीवन. तो ये चीजें जो होती हैं लाइफ में आपको इतना रस भर देती हैं, इतना प्रेम और इतना कुछ भर देती हैं कि आप सोचते हो कि इट्स वर्थ लिविंग. और such it's a gift from God कि आपको इतने प्यारे प्यारे, वैसे तो ग्रैंड चिल्ड्रन आप सभी के होंगे, पर I am blessed to have twin angels in my life, and they are my, you can say, a force of life, and they are my bundle of joy for me to live. Every day I talk to them on the phone, I keep them seeing they are doing all naughty things and showing me all their toys, whatever they will buy, first they will open up and they want to show to me only that, Dadi, see, we have got. I have not started playing with it because I wanted to show it to you first. So sweet, आपको लगता है कि आपकी सारी जिंदगी स्कार्थ हो गई है जी, जो कुछ भी आपने जिंदगी में देखा है. जब आपके छोटे छोटे लड्डू से बच्चे आपसे बात, I call them laddus because they, for me, they are laddus, so sweet they are. So what I have to say is that they are my guiding angels and they have taught me to be patient and stay always happy and smiling. My whole world is surrounded by them and around them, and they have filled my heart with happiness and contentment. This is what I want to say, and I pray to God that He blesses them to become a humble and beautiful, good human beings. I want all of you from here to bless them. Thank you.
Thank you. Praveen ji, very true. Very बहुत true. अच्छे। Well done, Praveen. Well done. Superb. This is the love. Very good. Excellent. Inji, very good. Yes. Well to explain the whole story of Well, all. This is very good. You reminded me of True all story. things. Suresh ji, Anji. I know everybody बहुत must be सुंदर। now. Now I call Listen upon. there. just a moment, everyone. बहुत अच्छा। Suresh ji, I would like to share that we are already running off time. It's already 5 minutes up, and we still have 2 speakers to go. Yes. So request No. everybody to please take into consideration because the time is also running up. So I mean, you can continue. I won't say the speakers we are Now left I with. call upon Mrs. Nandita Das Gupta ji to share with us lovely experiences with school children. Yes. Yeah. Good evening, everyone. Once more. Can you hear me? Yes, yes, we can hear Clearly? you. Thank you so much. So I'll keep it brief, knowing that time is out already. So because Praveen ji finished on that beautiful note where grandparents are so involved, and they create an ambience, they create an ecosystem, or rather they are a part of that ecosystem which helps to bring children up very well. Now I'll just I was thinking I'll take up 3 cases like last time. So I'll take the third one that this was the last one on my list, but I'll take the example of this child who I prefer to call as the runaway kid, who was seeking emotional anchoring. The story goes like this. When the school day begins, you never know what's in store for you. What the hours will bring for you. So as the day drew to a close, and we were all back in our homes, it was around 4:30 when the parents of this little child who was in class 7, a boy, who rushed to the school, and they asked the school authorities, the principal was there, they asked him that my child has not come back home. Where is he? He's supposed to come back in a private, an auto they had fixed up. It's a private transport, but he has not come back to school. Has he been detained for some reason in the school, or is he playing or whatever? So the answer was actually no. There was no one by that name in the school. So they were extremely angry and upset, and they wanted to figure out what has happened. The attendance register of that particular section and class was called for, and they found that the child had not come that day to school. He was not present that day to school. So obviously, after a lot of tussle with the school authorities, because the parents believed that no, the child would have come to school, something must have happened, the school is trying to cover up and so on and so forth, but that was not the case. However, they called the police. The police came to the school. After listening to both sides of the story, they said, okay, let us check with the class teacher. The class teacher by that time had gone home. So she was called from her house. The police went all the way to the teacher's house to call her back to school. And obviously the routine questions were asked, and the boy had not turned up that day at all. The long and short of the story is, this child was later, when the police went on a search and they actually checked with the other relatives of the family, they found that the child had caught a train in the morning from New Delhi railway station. He had taken Shatabdi and he reached Lucknow back. So they had come from Lucknow. The child had been admitted to class 7. He was a bright young boy, but he was struggling with, trying to cope up. Now, the other part of the story, which was quite hidden from all of us, is why did the child do that? I mean, it seemed to be a happy family, father, mother, just one child. What was wrong? So he had gone back to his grandparents. And when he was brought around, and he said that I don't want to live with my parents anymore because they don't give me any love.
They have no time for me. Both of them go to the office and they spend the whole day in office. Whatever in the evening when they come back home, they're always fighting with each other. So they have no time for me, neither for my studies nor for any other kind of interaction with me. So therefore, I would choose to live with my grandparents. Now, why am I saying this to a lot of elderly people who have grandchildren? Like last time, you see, being a principal, I was very, very concerned with the social fabric that we are all a part of, and the ecosystems that we inherit, that we actually help to create. And when we talk about the ecosystem, the home is as much as an ecosystem for the child, as much as the school. So a lot of things that creep into a child's heart and find expression in very strange ways actually stem from a very, very disturbed home and a very, very unstructured kind of a family where there is nobody, no buffer zone to fall back on. So the child had to actually go so long, such a long way back to Lucknow to find comfort, to seek solace, and to feel at home and safe. So safety and security is something that, children are supposed to kind of get from their parents primarily. But in this case, it was the grandparents who were actually giving it for the child. My next case is a very shocking one. It's not a sweet experience at all. The first case that I mentioned ended on a happy note. The child was brought back to the parents, and afterwards, the grandparents actually came to live with this family so that, things were taken care of. The second case is, I would like to call it the case of the burnt arm. On a very bright and hopeful morning and a wonderful morning, what happened is that in this particular class, it was class 2 or 3, I don't remember very clearly. So the teacher was actually, because it was summertime, the teacher was actually taking a round of the class and looking at everybody's uniform and trying to separate the children, those who had broken certain uniform rules. So she saw this child who was wearing a full-sleeved shirt. So she went to him and she asked him, she said, why are you wearing a full-sleeved shirt? It's summertime, uniform has changed. You need to be in half-sleeved. Can I see your diary? Can I put a note in it? So the child refused to pick out his diary from the bag. And so what she said is that, please come out. So she took his hand and she said, please come out. Let me take your bag and get your diary out. You don't seem to be able to find it. And the moment she touched his arm, he screamed. He screamed so loudly that from the other 2-3 classes, teachers came running to ask what had happened. And this teacher was absolutely shocked. Said, what happened? I just touched his arm. So she immediately put her class in charge of someone else, another teacher who was free at that time. And she came running to me. She said that, ma'am, I just touched his arm and he seems to be screaming and crying since then. I don't know what's wrong. And, because the shirt was white, I could see that there was some wetness, in the middle of his arm. I immediately called the school nurse and I asked her to just very gently take the sleeve up, roll the sleeve up and see what was wrong. So when she did that, I just closed my eyes. I just closed my eyes because I couldn't look at that wound. It was the wound of a burn, a very round mark. And you know how wounds, burns are? They form a blister and gradually they heal with medication. But this child's wound was very, very fresh. And before that, 2-3 days before that, before this particular day, he had not been coming to school. So we were absolutely shell-shocked because it was very clear that it was a burn mark.
going into the background, I'm going to cut it short. Going into the background after talking to his mother, who kept refusing, no, it must have happened in school. Some child must have hurt him, this, that. I said, who would actually take a burning coal? I mean, if you take a piece of burning coal and put it on somebody's arm, it would cause a wound like this. How did it happen on his arm? Please tell me the truth. And the truth came from the child. He said the mother had just had another baby, baby girl. So he said, मम्मी ने मेरा हाथ गैस के ऊपर रख दिया था. Can you imagine any mother doing this to her child who is in her right senses? So we were speechless. We said, how could you do this? So out came the whole story. See, there is so much of a socio-economic pressure on people. And in trying to cope up with the socio-economic pressure, they can go to great lengths. And while the men in the family are busy, coping with that stress, the women in the family are wanting to vent out that stress on what? Or a child who has barely learned to kind of, speak coherently, read and write coherently on such a young child. So the whole point is that the learning out of this is that, sometimes when we are older people at home, I think a lot of that education that we need to give our children, that when to become a parent, why to become a parent, and how to become a good parent. This is a learning that doesn't get taught in schools, doesn't get taught in our universities, does not get taught anywhere. But probably it's something very unspoken that passes on from one generation to the other generation. And when you pass on your learning to the next generation, I think this is something which is a must before any child gets married in the family. It's a must learn that only if you want children and want them so much that you want to take care of them and bring them up lovingly and nurture them throughout their lives, only then go ahead and have children. Just becoming a father or a mother by accident does not mean that you become a good parent, that you are qualified to become a parent. So this is something that I learned along the way and learned the hard way a lot of times. And I keep telling my children also that, this is something you should keep in mind before you actually decide to have children. So I'll just stop here. I had one more a little incident to share, but I think I'll stop here. Thank you so much. I think, as older people in the family or otherwise also in the neighborhood, we need to be very, very careful about the kind of things that are happening around us. I see a lot of things. For example, when I'm going downstairs for a walk, especially in summers, I see a lot of these children, young adults, teenagers, who are just waiting around for the girls to move, and they'll comment on the way they look and the way they dress up and so on and so forth. So one of those evenings, I caught hold of one of them who was trying to actually, take his bicycle and almost, knock a couple of people down. I said, what do you think you are doing? He didn't expect me to stop him. He said, मैं तो आपको जानता नहीं. I said, लेकिन मैं आपको जानती हूँ. I was shocked. I said, आपको मैं बार-बार रोज-रोज देखती हूँ, आप यही काम करते हो, तो इसी तरह से मैं आपको जानती हूँ. क्या मैं आपका मम्मी का नाम जान सकती हूँ या आप कौन से मकान में रहते हैं जान सकती हूँ? नहीं. And the way he ran away from there, and I told the guards, I said, why don't you people just stop all this nonsense? They said, ma'am, हम लोग मना करते हैं तो ऊपर से इनके मम्मी पापा आके हम लोगों को डांटते हैं. So this is how we are, this is the entire ambience, the entire ecosystem. I think sometimes needs elderly people to intervene. I wouldn't say interfere. A lot of people say don't interfere in their things. But I think intervention is required, and positive intervention is required in many places, whether it is at home or otherwise. Thank you. Okay, welcome. It was Wonderful. really It was wonderful. good. Thank you, Nandita ji. Alarming and Yeah. eye-opener for parents. Now our last speaker, Ma'am Kiran Lata Bhatia, too will be sharing experience
of teaching with their with children, being the role models with them. It is very, very useful experiences to share with. Ma'am, please come. नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत देर हो गई है, मैंने जो बोलना था वो सब नहीं बोल दिया ऑलमोस्ट, तो मैं अब ज्यादा बोर नहीं करूंगी। शिक्षा की इम्पोर्टेंस सबको ही पता है, तो जो मैंने लिखा है, आपने मुझे कहा था रोल मॉडल, तो मैंने अपने फादर से बहुत कुछ लिखा। भीष्म जी ने जैसे कहा कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल सही कहा। मैंने 6, 7, 8 तक अपने फादर को पढ़ते देखा, क्योंकि वो जब पढ़ रहे थे तो ये इंडिया का डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुई थी, तो उसके बाद भी जॉब भी करते रहे और स्टडीज भी कंटिन्यू करते रहे। और मेरे बेटे बहू ने भी मैरिज के बाद MBA किया, जॉब भी की, MBA किया। मेरा बस इतना ही कहना है। पर मेरे फादर मेरे रोल मॉडल रहे हैं। मैंने उनसे एक स्टोरी सुनी, अगर टाइम है तो मैं सुना दूं। जी सुना दीजिए, जो सुना लाइनें दीजिए आप किरण स्टोरी। जी, सुना दीजिए। है स्टोरी, तो मतलब कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे बहुत बोल्ड बनाया। मैं अपनी छोटी एज में, मेरी भी शादी हो गई थी, तो परेशान होती थी, तो मुझे बस एक ही बात कहते थे कि तुम थिक स्किन हो जाओ, तुम मतलब अपने आप को अपनी शेल के अंदर डालो। कोई कुछ भी कहता है तुम उसको बॉदर मत करो, तुम अपना कर्म करो, अपना फर्ज अदा करो, थिक स्किन हो जाओ। और मैंने अपने आप को थिक स्किन बनाया और बोल्डली जो भी हालात थे फेस किया। बट एक कहानी डेडिकेशन पे उन्होंने मुझे जो सुनाई, मैं सुनाना चाहती हूँ। कि दोस्ती पे कह लो, डेडिकेशन पे कह लो, कि एक भंवरा और वो एक पीला पतंगा होता है ना जो काटता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? कोई बर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ततैया। ततैया, हाँ ततैया। एक बर और ततैया में दोस्ती हो जाती है। तो ततैया नहीं, एक ततैया और भंवरे में, तो ततैया भंवरे को बोलती है कि चलो आज मैं तुमको घुमाने लेके चलता हूँ। अब ततैया तो कूड़े पे, गंदगी पे, ऐसी जगहों पे ही बैठता है, तो भंवरे को ले लेके ऐसे ऐसी जगहों पे घुमा। तो रात हो गई, शाम हो गई, भंवरा चला गया। तो भंवरे ने बोला कि कल तुम मेरे पास आना, मैं भी तुमको घुमाऊंगा। तो नेक्स्ट डे भंवरे के पास ततैया गया, तो भंवरा उसको एक फूल पे, दूसरे फूल पे, ऐसे करके उसको बिठाता रहा, घुमाता रहा। शाम हो गई, ततैये को बड़ा अच्छा लग रहा था, वो एक फूल पे बैठा था, तो फूल बंद हो गया। शाम हो गई थी, फूल की पत्तियां, पंखुड़ियां बंद हो गई और ततैया उसके अंदर बंद हो गया। अब भंवरे को बड़ी टेंशन की, मेरा दोस्त इसके अंदर बंद है। वो उसके फूल के आसपास ही वो करके घूमता रहा। दिन चढ़ेगा तो पत्तियां खुलेंगी, मेरा दोस्त बाहर आ जाएगा। पर दिन चढ़ने से पहले ही अर्ली मॉर्निंग माली आया, उसने फूल तोड़ लिए और चला गया। उनमें वो ततैया भी बंद था। भंवरा पीछे पीछे भू करता करता जा रहा है। फाइनली एक पंडित जी आए, उन्होंने फूल खरीदे पूजा के लिए। उन्होंने उन फूलों को मंदिर में चढ़ाया। अब भंवरा मंदिर चला गया, वो आसपास घूमे जा रहा कि उसका दोस्त अंदर बंद है, बहुत परेशान है। फिर पूजा जब खत्म हो गई, दोपहर के टाइम पंडित जी ने सफाई की मंदिर की और फूलों को जाके नदी में प्रवाहित कर दिया। अब भंवरा वो फूलों को बहते जा रहे हैं फूल, और ये भंवरा ऊपर ही घूम करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब क्योंकि वो सुन रहा था ततैया कि मेरा दोस्त मुझे लेके बहुत परेशान है, फिर वो बस बोला, भलन के संग बैठ के, अच्छे लोगों के संग बैठ के चढ़े ईश के शीश, कि मैं भगवान के ऊपर चढ़ा। अब जात बैकुंठ में, मत घबरा मेरे मीत, घर जा मेरे मीत। थैंक यू, बस इतना ही मुझे बोलना था। बहुत प्यारी, थैंक यू बहुत किरण प्यारी जी, शिक्षा। बहुत बहुत यही हमारा कार्यक्रम व्यूज और प्रीव्यूज का समाप्त होता है। मैं मैम लीना से निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार प्रकट करें और हमें उत्साहित करें, और हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमने अपने विचार शिक्षा और शिक्षार्थी पर अच्छी तरह प्रकट किए।
Pleasure और is extra definitely. time भी दिया है. हाँ, thank you. Yes, so we are coming to that. Pleasure of course is ours. जब भी आप आते हैं अपने अपने inspirational thoughts लेके, it's always wonderful to hear all of you. And आज का भी session उतना ही interesting, उतना ही अच्छा रहा. Yes, of course we have exceeded some time. But definitely, I'm sure that everybody will take care in future also कि time को हम थोड़ा सा constraints पे रखेंगे. It started late also. Yes, that's I agree to that. That's why, you know, my apologies that it started late. But then it was absolutely wonderful. Every speech, every interaction, every you know, things which were shared, stories, चाहे वो अविनाश जी की stories हो, प्रवीणा जी का हो, आपसे बात सुनी, सभी का अपना अपना एक नया नजरिया था education को लेकर, learning को लेकर, and of course लर्निंग या एजुकेशन टाइम बाउंड नहीं है, एज बाउंड नहीं है, तो हम कभी भी किसी भी तरह कहीं से भी कोई भी शिक्षा ले सकते हैं. विद दैट थॉट ओनली आई जस्ट क्लोज इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड ऑफ कोर्स भामरी जी, थैंक यू सो मच. यस ऑफ कोर्स, प्लीज. अब मैं ये चाहूंगी कि नेक्स्ट जो चरण आ रहा है, राउंड 3, उसमें कौन जो है अध्यक्षता लेगा? बाद में हो जाएगा. लीना, Good evening, everyone. Good evening, everyone. Ladies and gentlemen, I'm Leena. Hi, One hi, second. Ritu, hello. Good evening. Good evening. अविनाश जी, आप कुछ कह रहे थे? No, I was saying that what you पूरा सुनना. Everybody, please, अविनाश जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड के लिए प्लीज. हाँ जी अविनाश. I said there's a lot of background work for you all to do to make these programs. Irrespective of anything, we must control our timings, which is also part of education and discipline. But I'll tell a joke before you end. No. One minute. There only. is no time now. One second only. Before you come to that, Avinash ji. Yeah. Yeah, I'm so sorry. So, Suresh ji and everyone who spoke, though I'm sorry I could not come on this thing, but I heard everyone and a wonderful, wonderful show. And everybody spoke so well, and you know, every story, every topic that you all picked up was absolutely marvelous. Absolutely. So thank you so much, all of you, for doing this. I know आप हमें compliment कर रहे हैं, but compliments to all of you. You all sit every time, and you mean everything in the effort of, you know, contributing in their own way. Absolutely. So really, really wonderful. So thank you so much. And before that, you know, we now have to choose the next moderator. So if any like to volunteer, or I have 2-3 names in my mind. If anybody would like to volunteer, please do so. So okay, सब बहुत शांत होके बैठ गए हैं, जैसे क्लास में टीचर जब क्वेश्चन पूछते हैं कौन आंसर करेगा. So but anyway, so can I request Neelu ji to take over? Is she there? Neelu Srivastava. She's behind the screen. She's there, but she's on mute, and yeah, now she's on video. Yeah. Just a moment. There are 2 Neelus. So I think this is you are talking about Neelu Srivastava or me. Absolutely. Neelu Srivastava ji. Neelu Srivastava. नीलू जी खाना खा रही है मजे. हाँ, मजे से चबा के. नीलू जी, you are on mute. नीलू जी, you are on mute. क्या खा रही हो? खानू भी पूछ लो. नीलू जी, you are on mute. I think she. थोड़ा सा ऐसे करके दे दो. Neelu ji, can I request you to take over for the next session of Education and Learners Community? Thank you very much for thinking that I could conduct this program, but I am really unwell. Today I attended doctor's program in the evening we had on Corona, post-Corona, and seriously I'm having headache for last 4 days.
You can see it on my face. I'm not able to sleep. So this time, please forgive me. Please forgive me this time. No worries. You please take care and get well soon. So, Thank you. 7 o'clock. So, Colonel Puri, can I request you? Can I request you to take over as the moderator for this session? Yes. Best person. Great. I second it. बिल्कुल I second it. Yeah. मैंने तो first कर दिया. अब second, third जो करना कर. I love the fact that I love the fact that everybody tries to make it an annual body meeting where everyone has to be proposed and seconded. Yeah, But yeah. wonderful We can't hear you, Ritu ma'am. You can just mention in the chat box because we can't hear you. You can coordinate and Yeah, anybody who wants to come as a moderator for the next session, please request everybody to nominate one of the Neena, she's already moderators. nominated Colonel Puri. अच्छा कर्नल पूरी कर तो दिया हमने. Fine, ठीक है तो for next बंदों ने session कर दिया. ठीक है जी, ठीक है. मैं कर्नल पुरी जी को देख नहीं पा रही हूँ. पकड़ लो उनको, बड़े भाग लेते हैं वो इन बातों से फिर. हेलो जी जी हाँ, उनका टाइम हो गया उनका. हेलो I am not available. ड्रिंक का टाइम हो गया उनका. I said I'm not available. I won't be able to take on to this particular job. ले तुसी सिर्फ देखना ही ਹੁੰਦਾ है. तो ठीक है फिर हम ये नीना? कर सकते हैं. जी जी. Give it to Nandita. Last go. Fine. So Nandita ji, are you okay with this? Nandita ji, you are on mute. Leena, जी. Leena, Colonel Puri will take over for the next, No, session madam, of. I was never in that particular club. I was. Doesn't matter. You then part don't of put me. Samoa and that. No, I don't think I'll be able to do that. Please. नंदिता जी को बोलिए. Nandita ji, you have been chosen and nominated now. So, hello, you are on mute, please. No, I'm not on mute. I'm just listening. Acha, I'm sorry. Actually. So is it fine with you? I mean, I hope it's okay with you to be the moderator for the next session, next Bollywood. But I'll have a lot of learning to do from Suresh ji. He'll cooperate with you. That's fine. Today you have experienced the sequence. Just it is easier. अपना असिस्टेंट बना लो नीलू को, सुरेश जी को. Fine, everybody. Now we have a next moderator with us. So you can coordinate with each other and get prepared for the practice sessions and all. And for the time being, we would like to take a leave because already काफी extend हो गया session. I know. So thank you so much. Thank you everyone for being there. Mr. सहाय का जोक रह गया, उन्होंने गुस्से हो जाना मेरे साथ. रवीन जी next time सुनेंगे because मेरे साथ गुस्से हो जाएंगे, मैंने मना किया. नहीं. Leena, it's only 1 minute. मैं कुछ नहीं किया. 1 second. आपने किया. अभी सेकंड कर रहे थे पीछे. Because she talked about grandchildren, and I thought I must mention this. One 10-year-old boy went to his father and said, "I've fallen in love, and I want to get married." And she also loves me. So the father said, "Who's that?" He said, "My grandmother." He said, "How can you get married to her? She's my mother." He said, "But you also married my mother." Chaliye, thank you, Avinash ji. With this thought, we are coming to end this session. Thank you so much. Thank you everybody for being there. And for wonderful participation. Thank you. Thank you very much. Bye. Good night.